10 जनवरी 1993 को 12:30 बजे जब हम लोग नमाज के लिए आए थे और वज़ू करने के बाद कुछ देर के बाद पुलिस मस्जिद में दाखिल होती है। जिस तरह इस गेट से जो मैं बैठा हूँ, इस गेट से वो अंदर घुसती है और फायरिंग करना चालू करती है। तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि एक जो था, हमने सब दरवाजे अंदर के बंद कर दिए और एक जो खिड़की खुली थी वो खिड़की की तरफ मैं बैठा था और अचानक देखा मैंने कि निखिल कापसे का एक ग्रुप था। जो पुलिस जो अंदर आई थी उसमें निखिल कापसे थे और उन्होंने फायरिंग करना चालू किया। उसके अंदर 6 लोग मारे गए और 7-8 लोग जख्मी हो गए, जिसमें मेरे को भी गोली लगी थी और वो मैं जख्मी हो गया था उसमें। In the Hari Masjid case, the evidence did suggest, prima facie, that the police had opened fire on an innocent, unsuspecting group of namazis inside the masjid by blocking out all entrances, and that it was somewhat of an inhuman incident. The evidence did suggest that a particular officer by name Nikhil Kapse, I think, who was the inspector of the police station concerned, was prima facie guilty of all this atrocity and recommended that action should be taken against him. Once the recommendation is made by the commission's job is over. Thereafter, it is for the state government and the machinery of criminal courts to deal with the issue. मॉब आया वहाँ से, मॉब ने पूरी ताकत लगा दी अटैक करने की। उसी तरह से यहाँ के लोगों ने भी, हिंदू मुस्लिम सब मिल के, आज इस किडवाई नगर कॉलोनी में काफ़ी हिंदू रहते हैं, यहाँ भी सामने भी रहते थे, यहाँ पे कोई हादसा हुआ ही नहीं था। 92 में जो भी दंगे जहाँ भी हुए, हमारा एरिया सबसे सेफ था, कुछ भी नहीं हुआ था यहाँ पे। तो 93 में अचानक अपना जनवरी में सारे लोगों ने चारों तरफ से अटैक किया था। वहाँ पीछे से मार्केट की तरफ, अपने प्रबुद्ध नगर की तरफ हुआ अटैक, फिर इधर से यहाँ पे अटैक, उधर से उधर अटैक, मतलब सबका टारगेट बन गया था किडवाई नगर के। बोले भाई सब जगह पूरी मुंबई में हो गया, यहाँ क्यों नहीं हुआ? तो अपने अपने तरीके से लोगों ने अटैक करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी किसी को मिली नहीं, तो वो लोगों ने पुलिस का सहारा लिया। मैंने देखा पुलिस की वैन आई और बड़ी गाड़ी थी और अच्छी फोर्स थी। पुलिस वाले ने वो जो मॉब रास्ते पे था उनको मतलब इशारा किया कि आप लोग जाओ, और मैंने सोचा कि अभी सब शांत हो जाएगा, ये जंक्शन पे आगे खड़े रह जाएंगे। लेकिन इंस्टेड क्या किया उन्होंने कि रॉन्ग साइड लेके हरी मस्जिद की तरफ आए और बाद में फायरिंग की आवाज़ आने लग गई। और फायरिंग करने के बाद जब वो फायरिंग करती है तो हम लोग जो थे अंदर, मस्जिद के अंदर, हम लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए मस्जिद के दरवाजे सब बंद कर दिए थे। कोई इमाम के रूम में अपनी जान बचा रहा था, कोई टॉयलेट वगैरह बाथरूम में जाकर छुप रहा था। तो हर जगह जिसको जिस तरह जगह मिली वो उस तरह जाकर वहाँ पर अपनी जान बचा रहा था। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने एक जो खिड़की खुली थी जहाँ पर मैं उसके करीब बैठा था, तो मेरे बाजू में एक लड़का बैठा था, उसके बदन में गोली लगी थी और जब गोली लगी थी वो तड़प रहा था, तो मैंने उसको बाजू में किया और जैसा मैंने उसको बाजू में किया तो एक गोली आके मेरे को लगी। लेकिन जब जैसे ही मैं फैक्ट्री में से बाहर निकला तो सामने से एक लड़का इंजर्ड होते, उसको इधर बुलेट लगी थी सामने पेट के नीचे। वो एकदम ऐसा गिरते गिरते आया, तो मैंने क्या किया, उसको ले लिया ऐसा और उसको लेके आके और वही फैक्ट्री में रिटर्न आ गया मैं। उधर एक कॉट थी, उस पर उसको मैंने लिटा दिया। इतने पीछे से इंस्पेक्टर कापसे आया, निखिल कापसे। तो मैं बोला, मैं मराठीमध्ये बोललो, साहेब याला गोळी लागली आहे। त्यांनी शिवी गाड़ी द्यायला सुरुवात केली, एकदम जोर जोर से गाली देने लग गया। तुम लांडिया लोग को बहुत चर्बी है, तुम्हाला धड़ा सिखावला पाहिजे, तुम्हारे को सबक सिखाना मांगता है। तो आई वॉज स्टन्ड, एकदम शॉक्ड हो गया। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसा बात करेगा। तो उसने अपना ऐसा रिवॉल्वर निकाला और ऐसा सर के टेम्पल के उसमें रख दिया एकदम। उसने बुलेट फायर करने के टाइम पे क्या हो गया, अल्लाह की मेहरबानी कि उसने हाथ ऐसा नीचे कर दिया, तो बुलेट मेरे लेफ्ट इधर थाई में आ गई। तो फिर बाद में उसने फिर, और वो लड़का था उसको बाजू में, उसको भी एक और गोली मार दिया।
लेकिन बाद में सीआरएफ का जो सरदार जो नौजवान था उसने हम लोग से बार बार ये कह रहा था कि आप बाहर निकलो, आपको कुछ नहीं होगा। तो हम लोग फिर भी, हमारे में से एक बूढ़ा शख्स अंदर से निकला, उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद जिस तरह वो बाहर आया तो हम लोग एक एक करके हम लोग उसके पीछे खड़े होने लगे। तो एक साइड से एक शमशुद्दीन नाम का लड़का जो था वो जब वहाँ से सामने से आ रहा था तो उसके पैर में गोली लगी थी, इंस्पेक्टर ने मारा था। तो जब उसको मारने के बाद जैसा वो करीब आया तो इंस्पेक्टर निखिल कापसे ने उसकी छाती में गोली मारा और वो वहीं पर ख़त्म हो गया। तो ये देखने के बाद हम लोगों को और डर लगने लगा, तो और हम लोग अपनी जान बचाने के लिए पीछे भाग रहे थे। कापसे ने तो गोली मार के आगे चला गया। एसआरपी के जवान लोग ने मेरे को डंडे से खूब मारा। पहला हाथ पे ये मेरा फ्रैक्चर हो गया था, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड पे भी मार लगी थी, सर पे भी मारा। काफ़ी देर के बाद फिर एक पुलिस की वैन आई जिसके अंदर हम लोगों को 15 या 20 लोगों को उस वैन में भरकर आरे किडवाई मार पुलिस स्टेशन में लेकर गए। तो वहाँ पर शिवसेना का पूरा मॉब था और वो ये कह रहे थे जिसको चाहिए पाकिस्तान उसको भेजो कब्रिस्तान, ये नारे लगा रहे थे। लेकिन पुलिस ने वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बावजूद जब हम अंदर घुसे तो हर पुलिस जो अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर जितने पुलिस वाले थे वो किसी के पास हॉकी स्टिक थी, किसी के पास बैट थी, किसी के पास लकड़ी थी, बहुत सी चीज़ें। और जैसा हम अंदर घुसते थे तो उन्होंने लोगों के लात मारते थे, किसी ने, कोई पुलिस वाला कोई लकड़ी से मारता, कोई बैट से मारता था। और हम किसी भी तरह हम पुलिस स्टेशन के अंदर घुसे। उसके बाद मेरे साथ में 4 लोगों को शाम को 3 साढ़े 3 बजे एम हॉस्पिटल में लेकर गए। तो वहाँ पर जो शिवसेना के लोग थे वो हमारे पे हमला कर रहे थे। मैंने कहा मैं गोली नहीं निकालूंगा, मेरे को मरने का है, मेरे को वापस तुम आप पुलिस कस्टडी में लेके चलो। फिर मुझे 8 बजे किडवाई मार्ग पुलिस स्टेशन में लेकर आए। सुबह में हमको सीधा वहाँ से सीधा भोलवाड़ा लॉकअप में डाला गया। उसके बाद में 25 तारीख को मेरी बेल हुई, जिसके ऊपर मेरे पास 302, 307, 144, 148, 149 और हत्यारे 8-9 कलम हम पर लगाए गए। और उसके बाद मैं 27 को मेरे को 25 जनवरी को मेरे को बेल हुई। 27 जनवरी को मैंने ब्लू क्रॉस नर्सिंग होम में मैंने अपना बुलेट निकाला। उसके बाद फिर मुझे 2-3 दिन के बाद जब डिस्चार्ज कर दिया तो मैं फिर मालूम पड़ा कि पुलिस आके गई थी घर पे हमारे। तो मैं बोला ये वापस ढूंढते हुए आएगी, इससे अच्छा आप उन्हीं पुलिस स्टेशन चले जाओ। तो मैं रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन में गया तो उन्होंने मेरे को कस्टडी में ले लिया। वो मेरे ऊपर दुनिया भर के मतलब कलम लगा दिए, 302, 307 जो भी लगाना था लगा दिया। So, what is the role of the police? I think the full horror of it emerged in the much later. Though it emerged, I mean, people like Farooq will always testify to the fact that he was shot at during namaz, and he was shot in the shoulder. And even though he was one of the victims, he's even today running around, you know, because he was exonerated by the court after 15 years of fighting. मस्जिद के अंदर घुस के बेगुनाहों पे फायरिंग और उनको इल्ज़ाम लगाया दंगाई। अगर ये दंगाई है, मस्जिद के अंदर जो भी थे ये दंगाई है, तो मेरा ये सवाल है कि यहाँ के हिंदू सेफ कैसे थे? फिर यहाँ के हिंदू सेफ कैसे थे? पहले तो इनको जलाना काटना था ना, अगर ये दंगाई होते तो। It comes through totally that the police don't even regard Muslims as equal citizens, and they have the same distrust of Muslims that the Shiv Sena and the RSS have. They actually do think that they are loyal to Pakistan. And in so many occasions when they were asked for help, they told the Muslim, abused them and said, go back to Pakistan, why do you come here? So they really have a very deep-seated belief that Muslims are pro-Pakistani. क्योंकि जब भी कुछ होता है, मुसलमान अगर रोड पर भी आते हैं तो पुलिस फायरिंग करना चालू करती है। लेकिन राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होती। लेकिन जितने भी कांड हुए आज तक, जितने आज़ादी के बाद,
तो सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को हुआ है। जितने दंगे हुए उसमें मुसलमानों को मारा गया, जितने कुछ ब्लास्ट होते हैं उसके बाद सबसे ज़्यादा पहला कोई टारगेट बनता है तो मुसलमान ही बनते हैं। The things you can't forget about the incidents of the riots is the behavior of the police. You know, the way they let down people, the way they actually fed them almost, you know, to the wolves. There are incidents where that has happened. So it really shakes you to think that when the state doesn't intervene and you're left with the Sena and the police, if you're a Muslim, you really have no chance. The victim often has to take up the case. That if you are shot at, not only are you accused of being a rioter, you also then have to file cases to prove that you're innocent. And thirdly, you have to demand for an investigation. I mean, in which other country, tell me, does this happen that if you are praying and somebody fires at you, you are arrested and slapped with the case of rioting? This is what has happened in not only in the Ari Masjid case, in some other cases, and this is the hallmark of that period of rioting, that the police shifted the entire blame to the people. तो जहाँ जहाँ पर पुलिस ने जाति की वहाँ पर ख़ुद को बचाने के उन्होंने वही जिन पर जाति की उन पर ही उन्होंने झूठा केस बनाया और उसके बाद ये दिखाया कि इन्होंने मर्डर करने का प्रयास किया, पुलिस पर अटैक किया, उस तरह से सब पर केस डाले गए। और फारूक मापकर भी उसमें एक था जिसकी पीठ पर गोली लगी थी और उसने पूरा इंसिडेंस देखा था। तो रोज़ सुबह से बुला लेना और शाम तक बिठा के रखना। मजिस्ट्रेट सुबह बुला लेती थी और सुबह अटेंडेंस लेती थी, फिर बोलती थी अभी इम्पोर्टेंट केस चलने वाला है इसलिए आप लोग जाके बाहर बैठो, मैं तुम लोगों को बुलाऊंगी। फिर इवनिंग में बुलाती थी लास्ट मोमेंट पे। तो बोले ठीक है अभी अगली तारीख ज़्यादा दिन नहीं, शॉर्ट, कल एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेट डेज़ की, मतलब 1-2 दिन। अभी मुझे इतना ध्यान नहीं, लेकिन फिर भी इस तरीके से हम लोग परेशान हो गए।